हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 13 पॉलिटिकल साइंस में, जो कि हमारी पूर्वावलोकन सीरीज़ चल रही है। पूर्वावलोकन सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक और टारगेट है मूल अधिकार। तो आई होप आपने इससे पहले जो मेरे 12 दिन के टॉपिक्स और टारगेट है वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम मूल अधिकार में आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है पॉलिटिकल जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था शासन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है हमारा वो पॉलिटिकल साइंस का ही आपका पार्ट है ये। तो हमें बहुत ध्यान से अपनी पॉलिटिकल को मजबूत करना है। तो यहाँ पूर्वावलोकन सीरीज़ करा रही हूँ, तो मेरे साथ करते चलिए। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको पता है नोट्स कराती हूँ और उसके बाद पीवाईक्यू कराती हूँ। पीवाईक्यू भी जो भी लोग कर रहे हैं उन्हें सबको पता है कि पीवाईक्यू में मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं जितना भी एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो मैं सारे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ती हूँ। चलती है अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वॉइस डाउन है, खांसी हो रही है मुझे, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बीच बीच में खांसूंगी तो उसे इग्नोर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। ठीक है, ठीक। भारतीय संविधान में भाग 3 मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सॉरी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कर्तव्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है न्यायपालिका के पास। संविधान का अनुच्छेद 14 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के सम्मत समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 ठीक है के कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। विधि के सम्मत समता है आपकी अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 क में प्रावधानित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ड के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) छ के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) च का लोप कर दिया गया और अनुच्छेद 19(1) क से लेकर अनुच्छेद 19(1) छ तक में, ठीक है,
दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निबंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जीवन के अधिकार से है और अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद के द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेशी भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार समाहित है। जिसमें सिखों ये हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जो हैं वो जारी करते हैं या फिर प्रादेश या जिन्हें हम प्रादेश या रिट कहते हैं। अब है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अब आते हैं परमादेश पे। परमादेश ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अब आता है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध यानी कि आदेश जारी करती है। फिर है अधिकार प्रक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय क्या करती है, अधिकार प्रक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोकती है। अब आता है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है तो न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर, ठीक है,
किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से ये अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। तो यहाँ हमारे PYQ फिनिश होते हैं, नोट्स फिनिश होते हैं और अब हम चलते हैं इसके PYQ सॉल्व करने में। तो आपने देखा मैंने बहुत ही फास्ट उसमें करा लिया है आपको, और अब हम इसको PYQ में टाइम लेंगे और अच्छे से PYQ को कंप्लीट करेंगे, बोर नहीं होना है, अच्छे से हमें अपने PYQ सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो वो है शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे हम। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कि कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग के द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भाई पढ़ते हैं और बताते हैं कौन सा सही है। तो पहला दिया हुआ है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये भाई एकदम सही बात है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था? नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे? नहीं। फिफ्थ मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था? नहीं। ये तीनों रॉन्ग है, पहला आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है वाद योग। क्या है? वाद योग। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग है। अभी हम आगे नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होता है, ये प्रजातांत्रिक होता है, ये लोक कल्याणकारी होता है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून, तो ये आपका संविधान में उल्लिखित होता है। तो ये आपका 1 नंबर एकदम सही है, ठीक। उसके अलावा ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, ठीक, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बनाती है, ठीक है। ये इसका पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये आंसर होगा। ठीक है, तो आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो इसमें आपका सही होगा पहला और दूसरा। ठीक है, ये राजकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में दिए हुए हैं ये और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट। और कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वो कानून उल्लंघन की मात्रा 1 शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 आपका केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये है आपका मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है और ये अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में हमारा समता का अधिकार है। नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। तो यहाँ पर आएगा 14, 15, 16, 17 और 18। इतने में कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान, ये हो गया ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 पूर्ण विधानता पर लगाता है जिसमें विधि के समक्ष समता आती है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक,
अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि नोक नियोजन के विषयों पर अवसर की हमें समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि हमारी उपाधियों का अपृष्ठता यानी कि छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। तो 14 करता है विधि के सम्मत समानता, 15 करता है आपका विभेद, 16 करता है अवसर की समानता और 17 करता है छुआछूत का अंत। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के सम्मत समानता से संबंधित है? तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 14, फिर से देख लेते हैं। कानून के सम्मत यानी विधि के सम्मत समानता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में आपका जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि हमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता मिलेगी। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में 12 से लेकर के पूरे 35 तक में हमारे मौलिक अधिकार है, तो 13 में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण है 14 में, ठीक है। दिए किस में है? 12 से 35 में दिए हुए हैं, ठीक। 15 क्या कहता है? 15 कह रहा है कि हमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये उल्लंघन करता है 14 का, क्योंकि 14 कहता है कि विधि के सम्मत हमें क्या मिलेगी? समानता मिलेगी, ठीक। अनुच्छेद 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को देखे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधिक वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये वर्गीकृत किया जाएगा आपका समता का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। इसके अधिक वर्गीकृत किया जाएगा। अब हमें बताने हैं कि कितने मूल अधिकार हैं। तो हमने जाने कि 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं? तो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं वो है, पहला है समानता का अधिकार, तो यही है भाई पहला, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और 6ठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो संशोधित किया गया था यहाँ पर आपका ये वाला, कहाँ गया, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनपिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो वो की गई 15(5) में, ठीक है। किसमें प्रदान की गई है? 15(5) में प्रदान की गई है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 15(4) से अनुच्छेद 16(4) में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6), 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल
दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो भाई लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कौन देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है। ठीक है, कौन देता है? अनुच्छेद 16 देता है। 15 क्या देता है? तो 15 कहता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा। कहाँ गया? इधर। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो अब भाई आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें हमारा ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 डी ने एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है तीनों को मिलाकर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अभी हमने पढ़ा था 14, 16 और 39 को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा जिसमें 39 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा? तो भाई अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये विधि के समझ समानता कहता है। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मिलेगी हमें। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या दिए हुए हैं? स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, यानी अनुच्छेद 17 ही हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 17 में की गई है। याद करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा मूल अधिकार का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 मूल अधिकार हैं लेकिन इसके अंदर भी इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो सबको बहुत अच्छे से हमें लर्न करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अभी हमें पता चला था कि अस्पृश्यता उन्मूलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो वो समाविष्ट है आपके समता के अधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? तो भाई शिक्षा की उन्नति करके हम कर सकते हैं, जन जागरण के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, नौकरियों में प्रवेश दिला के कर सकते हैं, या कानून बना के कर सकते हैं। तो नौकरियों में प्रवेश दिला के तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाकर और शिक्षा की उन्नति करके और जन जागरण के द्वारा हम अस्पृश्यता का निवारण जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आपका कथन कहता है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण कहता है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये पहला कथन भी हमारा सही है और हमारा कारण भी सही है। तो ए और आर भाई दोनों सही हैं और आंसर आपका होगा ए। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ पर आपका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए अनुच्छेद 19। ये हमारा भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो क्या है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 का है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 19, अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में दिया गया है? 19(1)(a) में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता विशेष रूप से उपबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो घेराव अवसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक है, ये नहीं आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो वो हमारी अवांछनीय आलोचना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, तो 21 क्या करता है? व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या करता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि वाक स्वतंत्रता देता है ना। और 20 क्या करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। और 22 क्या करता है? कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये है आपका 21। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये देता है आपका 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, इन तीनों को दी है। ठीक है, नेक्स्ट,
जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका एकांतता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसमें उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की नई स्वतंत्रताएं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये संरक्षित है आपका अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो वो आपका मृत्युदंड नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यह है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों में शिक्षा का अधिकार है आपका मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो वो है आपका शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो इसमें परिकल्पित है आपका मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है क्या? पूर्ण निषेध है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? तो वो है अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 20(3) में है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 में की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 20(1) स्वयं की संसद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, सही है। 22(2) संसद विधि के द्वारा जन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी, इसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये गलत है। 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है केवल और केवल 3 माह के लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है केवल 3 महीने तक। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल बनाने का मामला बन जाता है, बिल्कुल गलत है ये। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार को अपने नियम है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट,
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, ये भी शामिल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी शामिल है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार ये समाहित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो वो है अनुच्छेद आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट, मैं फास्ट में करा रही हूँ तो चलो फास्ट करते जाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उपबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो प्रतिबंध लगाया गया है लोक व्यवस्था पे, सदाचार पे और आपका स्वास्थ्य पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार पर बलाश्रम का प्रतिबंध करता है, तो ये भाई सुमेलित है आपका। 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, तो ये भी सुमेलित है आपका। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ये भी सुमेलित है। लेकिन अनुच्छेद 29 जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यवहार तथा बलाश्रम का निषेध है अनुच्छेद 23 में, सही बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अनुच्छेद 31 में नहीं है। ये किस में है बताइए? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो प्रदान करता है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो वो है आपका अनुच्छेद 30, अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है? नहीं भाई, करता है। ठीक है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को समझा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, नहीं, ये गलत है। इस कौन संरक्षक होता है? तो न्यायपालिका होती है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तित किए जा सकते हैं। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो आप सबको पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, तो संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को रक्षक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस आपको दायर की जा सकती है। अब हमको यहाँ करना है क्या है? सुमेल करना है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, परमादेश दिया गया है और प्रतिषेध दिया गया है, उत्प्रेषण दिया गया है और अधिकार प्रक्षा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है हमको। तो पहले का हो जाएगा आपका 4, यानी कि हमें शरीर चाहिए, ये किसका हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का हो जाएगा। ठीक है,
फिर दूसरे का हो जाएगा 3, यानी कि हम आदेश देते हैं। कौन देता है? परमादेश आदेश देता है, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रतिषेध का हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और उत्प्रेषण हो जाएगा आपका ये पूर्णता सूचित कीजिए, ठीक है। और अधिकार प्रक्षा हो जाएगा आपका किस अधिकार से, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देखिए, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण पूर्णता सूचित कीजिए, और अधिकार प्रक्षा हो जाएगा किस अधिकार से। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका टू हैव द बॉडी ऑफ, ये तो सुमेलित है। परमादेश वी कमांड सुमेलित है। अधिकार प्रक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी भी सुमेलित है। प्रतिषेध आपका सुमेलित नहीं है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसमें से तो किसी को भी नहीं कहा जाता भाई। नेक्स्ट, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा काम करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रिट याचिका को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मैंडमस, यानी कि परमादेश कहते हैं, ठीक है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश, ठीक है। अब आते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और प्रावधान दिए हुए हैं, तो इनको मिलाना है। तो इसको पहले तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्मॉल में, ठीक है, फिर मिलान करते हैं। देखो अभी भी नहीं दिख रहा है हमें पूरा। तो भाई देखते हैं, अनुच्छेद 16(2) यानी कि 16(2) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म और जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं होगा। ठीक, क्या हो गया? ये कहता है, ठीक है। अरे यार, ये मिलान हो जाएगा, ठीक है। 29(2) क्या कहता है? तो 29(2) कहता है, हम नीचे देख लेते हैं, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित और राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। 30(1) कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, अपनी संसद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। 31(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत 17 में है, ये सुमेलित है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये आपका रॉन्ग है। धर्म का स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, ये सुमेलित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। लेकिन कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण आपका अनुच्छेद 22 में है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो उपाधियों का निषेध किस में दिया हुआ है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो देखो हमें पता है कि शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21 का में है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को जो भाषा का संरक्षण दिया गया है तो वो दिया गया है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। और उपाधियों का अंत 18 में है, और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी आपकी यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो, उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है 29 में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। अब यहाँ पर मिलान कर लेते हैं भाई। मौलिक कर्तव्य आपके दिए हुए हैं संविधान के अनुच्छेद 23 में। ओह, कैसे मिलाया मैंने? संविधान मौलिक कर्तव्य है संविधान का 42वां संशोधन, ठीक। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती विवाद केस के अनुसार, ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल केस, और इंसानों में अनैतिक व्यापार का निषेध है संविधान का अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने दिया है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो ये किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करा रही हूँ मैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। मूल्यकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1950, गोकुल
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो आप में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार भी है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी सही है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। ठीक है, कथनों पर विचार करिए। तो भाई इसमें संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, यही बात इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची में निष्कासन किया गया है? तो वो है 44वां संशोधन। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो वो है आपका ये विरोध का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। आंसर देखिए दिया हुआ है। ये भी टाइम नहीं है, थोड़ा लंबा हो रहा है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो वो है आपका भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वो किस और किन विशेष लाभ और लाभों का हकदार हो जाता है? तो वो हो जाता है संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है और ये संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। अब यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कराया है, उसके लिए सॉरी, पर थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है और बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया। अभी मैं दोबारा से इस टॉपिक को कवर करा दूंगी कि टाइम होगा किसी दिन, तो मैं थोड़ा सा आराम से करवाऊंगी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो थोड़ा लंबा हो गया है, या तो मैं PYQ करती या तो फिर मैं नोट्स करती। मैंने दोनों चीज़ें करी तो इससे थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने बहुत फास्ट में कराया, उसके लिए सॉरी कहूँगी। मैं दोबारा किसी और दिन आपको या फिर किसी और बुक के थ्रू इसको आराम से जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता दूँगी। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर यूज़फुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।